गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 3 को पूरी तरह से फिनिश करेंगे। ये चैप्टर 3 डेज से चल रहा है और आज ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जल संरक्षण या वाटर स्टोरेज है। हम लोगों को पानी या वर्षा का जल किस तरह से स्टोर करके रखना है, इस करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग आज की क्लास में ये करेंगे। या हमारा आज की क्लास का आज लास्ट टॉपिक होगा। तो स्टूडेंट स्टडी करते हैं हम लोग इसी पर। तो जल संरक्षण या वाटर स्टोरेज क्या होता है? जो रेनी वाटर होता है उस वाटर को एक जगह पर स्टोर करके जमा करके इन फ्यूचर यूज़ करने के लिए जमा करना, ताकि जब आवश्यकता पड़े तो हम उसको यूटिलाइजेशन कर सकें उसका अच्छे से। तो इसके लिए हम इस वाटर को स्टोर करते हैं, या कह सकते हैं कि हमें भविष्य के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है, कृषि के लिए, पीने के पानी के लिए और खेती के लिए इसके प्रयोग करते हैं, और दैनिक उपयोग ऑफ इंडस्ट्रीज चलाने के लिए। तो कैसे हमें जल संरक्षण करना चाहिए, इस पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। आज इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। जल संरक्षण से तात्पर्य जल संसाधन के समुचित एवं बुद्धिमत्ता उपयोग से है। जल संरक्षण या वाटर स्टोरेज का अर्थ होता है कि ऐसा पानी का या वाटर का इस तरह से यूज़ करना कि उसको सही तरह से उसका यूटिलाइजेशन हो सके और वो उसका पानी को यानी कि बर्बादी ना हो। इसके अंतर्गत जल की अनावश्यक खपत, यानी कि ज़रूरी नहीं अननेसेसरी हम लोग वाटर को यूज़ करें, जहाँ पानी बह रहा है तो बहने दें, ये ना करें, बल्कि उसका सही से यूटिलाइजेशन करने इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके समाप्त होने की आशंका की रोकथाम, पानी के ख़त्म हो जाने पर को भी कैसे हमें इसको रोकना है, इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। साथ साथ परिरक्षण और नवीनीकरण भी इसमें शामिल होता है। परिरक्षण का मतलब होता है कि इसको किस तरह से इसको शुद्ध किया जाए, और नवीनीकरण है कि दोबारा से रिन्यूएबल इसको किया जाए। तो वाटर एक रिन्यूएबल सोर्स है ना, तो नेचुरल सोर्सेज में जल संरक्षण की यानी कि नीड ऑफ वाटर स्टोरेज, जल संरक्षण की क्या आवश्यकता पड़ती है? जल संरक्षण या वाटर स्टोरेज की नीड हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि इसके लिए हमें जल समस्त प्राणियों के जीवन, भोजन, कृषि, व्यवसाय से संबंधित होता है। जितने भी ऑल पीपल्स होते हैं उनके लिए हमें लाइफ के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, फूडिंग के लिए, एग्रीकल्चर एंड बिजनेस के लिए, या कह सकते हैं कि आपका जो इंडस्ट्री होती है उनके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वाटर को स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। वर्तमान में मानवीय क्रियाकलापों के कारण तथा औद्योगिक विकास के कारण जल की तीव्र गति से प्रदूषण हो रहा है। अब वर्तमान में देखा जा रहा है कि बहुत तेज़ी से हम इसका बहुत यूज़ कर रहे हैं, अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं वाटर का, और इसका काफ़ी लॉस हो रहा है ना, जो एक बहुत गंभीर समस्या को पैदा करता है। अतः जल के इन्हीं गंभीर संकटों से निपटने के लिए हमें जल को संरक्षण करने की, वाटर को स्टोर करने की आवश्यकता है, नीड है। जल संरक्षण के उपाय, हमें जल संरक्षण किस तरह से इसका उपाय करना चाहिए, इसको कैसे बचा करके रखना चाहिए। तो जल संरक्षण को बचाने के लिए कई प्रकार से उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए भू जल प्रबंध यानी कि अंडरग्राउंड वाटर का मैनेजमेंट है ना, तो मैनेजमेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, इसके तहत भूमिगत जल का उपयोग सीमित मात्रा में सुनिश्चित तरीके से किया जाना चाहिए। यानी कि जो हम अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से। होता क्या, आपने घर बनाया, मैंने अपना घर बनाया, वहाँ पर अपने लिए एक सबमर्सिबल लगा लिया, बगल में पड़ोसी ने घर बनाया, उसने एक अपना पाइप ज़मीन में घुसेड़ दिया, इधर वाले ने अपना एक घर बनाया, उसने एक पाइप अंदर ज़मीन में डाल दिया। इस तरह से इमेजिन करिए कि कितने लोगों का एक सिटी में कितने सारे जो है पाइप्स अंदर जाते हैं। अब जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ से वो वाटर को खींच करके निकालते हैं। ऐसी कंडीशन में कितना वाटर जो है यूज में लेने के साथ साथ बाहर निकल करके बर्बाद होता है। तो हमें अंडरग्राउंड वाटर को सेफ करके रखना है, उसको बचा के रखना है ना, उसको स्टोर करके रखना चाहिए। ठीक है। जल प्रबंधन का महत्व क्या है, वाटर स्टोर या सेविंग को हमको इसकी इम्पोर्टेंस या इफेक्ट क्या है। तो देखिए, जल प्रबंधन के द्वारा जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराया जा सकता है। जिस जगह पर पानी बहुत कम है
वहाँ वाटर जहाँ ज़्यादा है वहाँ से स्टोर करके उसको दूसरी जगह पहुँचाया जाता है, जिससे कि उसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही साथ ये है कि किया जाना चाहिए। जल प्रबंध के द्वारा जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराया जा सकता है, भविष्य के लिए संरक्षित किया जा सकता है। जल भूजल जो स्टोरेज है, अंडरग्राउंड स्टोरेज, उसका रिसाइकलिंग की जानी चाहिए, यानी कि दोबारा से जल चक्र बनाया जाना चाहिए। जल का एक बार उपयोग हो जाने के बाद उसकी पुनः पूर्ति लंबे समय के पश्चात हो पाती है। हमने जो ज़मीन से पानी निकाला, यूज़ किया, वो ज़मीन के अंदर एकदम से नहीं चला जाता, वो बल्कि जो है बहुत टाइम बाद नीचे पहुंचता है, जैसे कि रेनी वाटर से धीरे धीरे रिस करके पहुंचता है। तो इस तरह से बहुत टाइम बाद उसकी सप्लाई हो पाती है, या वो कह सकते हैं कि रिकवर हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए कि अननेसेसरी हम वाटर को यूज़ ना करें, इसको फेंकें नहीं, बर्बाद नहीं करें। साथ ही साथ इसकी खपत पुनः पूर्ति के अनुपात में भी होनी चाहिए। जितनी हमें इसकी जो है ज़रूरत है वाटर की, उसके अनुसार ही हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए, उसी के रेशियो में हम इसको यूज़ करें। भूजल का संतुलन दो बातों, विवेकपूर्ण दोहन और वर्षा की पर्याप्त उपलब्धता पर निर्भर करता है। यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उस दो बातों पर डिपेंड करेगा। एक इस बात पर कि हम जो है उसको, जो हमारा वाटर है उसको किस तरह से हम लोग अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। विवेकपूर्ण उपलब्ध प्रयोग का मतलब होता है कि हम माइंड से, दिमाग से सोच करके उसका सही प्रकार से प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, जिससे कि उसका नुकसान कम से कम हो। ठीक है, वर्षा जल का संग्रहण, हमें इसको स्टोर करने के लिए वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए। वर्षा जल का संग्रहण इसी रूप में है कि वर्षा के जल का पुनः उपयोग करने के लिए उसका संरक्षण और भंडारण करना आवश्यक है। वर्षा जल का संग्रहण रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू किया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू भी हम इस काम को कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्षा जल संग्रहण के बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि नेचुरल जो वाटर है उसका शुद्ध रूप में पीने के पानी का प्रयोग करना। इसके प्रयोग कृषि कार्यों के लिए भी किया जा सकता है, एग्रीकल्चर के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो हम घरों से पानी निकालते हैं उसको साफ करके उसमें अगर केमिकल की मात्रा ना हो ज़्यादा, वैसे केमिकल, कास्टिक और दूसरे मामलों के साथ जाते हैं नाली आदि ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू, जो हमें एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल नहीं होते, हार्मफुल होते हैं, वो यूज़फुल नहीं होते हैं। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा वाटर हो जिसे हम उसमें खेतों में भेज सकें। भारत में वर्षा जल संचयन का सिस्टम क्या है, इसको इंडिया में जो वाटर को जो स्टोर करते हैं उसका सिस्टम क्या है। तो इसके लिए बहुत सारे जो सिस्टम है वो यूज़ में लाए जाते हैं, प्रयोग में किए जाते हैं। जैसे खादीन और जोहड़, यानी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में ये खादीन कहलाते हैं, यानी कि ड्राई और सेमी ड्राई एरिया। ड्राई और सेमी ड्राई एरिया में हम किस तरह से इसको यूज़ बचाएंगे, तो वहाँ पर बड़े बड़े से पक्के से जो है यानी कि पॉन्ड बनाए जाते हैं, लेक बनाई जाती है सीमेंटेड, और उसमें वाटर को स्टोर किया जाता है, क्योंकि ऐसे जगहों पर पानी ज़मीन में जल्दी नीचे चला जाता है तो हम स्टोर नहीं कर सकते उसको। साथ ही साथ जो है छत वर्षा जल संग्रहण, ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होता है, बल्कि कंपलसरी कर दिया गया तमिलनाडु में। वहाँ के पर हर घर को अपने छत पर, रूफ पर एक बड़ा सा जो है पॉन्ड बनाना पड़ता है ताकि उस वाटर को स्टोर किया जा सके। और बहुत से लोग अपने घर के नीचे भी अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं और उस अंडरग्राउंड टैंक में से पानी को जब यूज़ होता है तो उसको ऊपर ला करके यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये करना पड़ता है। तो छत पर भी ऐसा यूज़ मतलब स्टोर किया जा सकता है। टैंक बनाकर, बड़े बड़े टैंक बना करके भी इस जल को हम स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ बाढ़ जल वाहिकाओं द्वारा, बाढ़ के जो मैदानी भाग होते हैं जहाँ पर बाढ़ें बहुत आती हैं, यानी कि फ्लड एरिया जो होता है, तो फ्लड एरिया में भी हम जो क्या कर सकते हैं, नालियाँ बनाकर, यानी कि बहुत सारी कैनल्स बना करके हम इसमें इस वाटर को एक से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं, जैसा कल मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पर बताया था।
ठीक है। इसके बाद है आपका गुल या कुल, यानी कि जो हिल स्टेशन होते हैं, हिल स्टेशनों पर हम उसमें गुल बना लेते हैं। गुल माने बड़े बड़े से नाले टाइप के बना लेते हैं और उसे एक जगह पर इकट्ठा करके उसको जमा कर लेते हैं। तो जो रेनी वाटर होता है वो वहाँ स्टोर हो जाता है गुल में। इसके बाद होता है बांस ट्रिप इरिगेशन, यानी कि जो बम्बू ट्रिप इरिगेशन होता है, बांस द्वारा सिंचाई करना बूंदों से। ये नदी और झरनों वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, जहाँ पर रेनफॉल हो रही वाटरफॉल हो रहा है या जहाँ पर रेन ज़्यादा होती है उस जगह पर बम्बू ऐसे लगा देते हैं और उसमें से वो वाटर होते हुए दूसरी जगह पर ट्रिप के रूप में पहुँच जाता है और उससे इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आती है जल उचित वितरण व्यवस्था। साथ साथ जल की उचित वितरण व्यवस्था के साथ साथ भी हम इसको ऐसा कर सकते हैं। जल के उचित वितरण के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जल का वितरण पाइपों द्वारा किया जाना चाहिए जिससे कि जल साफ रहे और जल को हानि न हो। साथ ही साथ जल संचय करने वाले जलाशयों, नहरों आदि को पक्का बनाया जाए जिससे कि इनके द्वारा सूखे जाने वाले जल को बचाया जा सके। साथ ही साथ खेतों में सिंचाई के लिए बौछार प्रणाली यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रयोग करना चाहिए और जल को बचाया जा सकता है। ठीक है। शिलांग में वर्षा जल का संग्रहण एक अपने आप में हुआ है। तो मौनीसराम जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ना, वहाँ शिलांग में 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एक शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा पानी यहाँ पर पैदा यानी कि पानी बरसता है, फिर भी यहाँ पर के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। ये कितनी विचित्र समस्या है। शहर के लगभग प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की जाती है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% भाग की ही पूर्ति जल छत संग्रहण व्यवस्था से की जाती है। इस तरह से जो रेन वाटर ज़्यादा होती है रेन, तो छत के ऊपर जो है टैंक बना करके उसी से पानी का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो गया है। अब हम लोग आगे के जो क्लासेस होगी उसमें हम लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उन क्वेश्चन आंसर को समझेंगे और उनके बारे में जानेंगे। और इस तरह से जो है ये आपका थर्ड चैप्टर अभी ज्योग्राफी का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट होगा एग्रीकल्चर, और इसकी आपका एसे 1 का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग सिविक्स में आएंगे। सिविक्स के 2 चैप्टर हम लोगों को कंप्लीट करने, फिर आपका इकोनॉमिक्स में। तो इस तरह से आपका एसे 1 का कोर्स हम लोगों का फिनिश होगा। ठीक है।